आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से तिब्बत समस्या के बारे में बताएंगे। तिब्बत समस्या भारत एवं चीन के मध्य एक प्रमुख समस्या है। यद्यपि दोनों देशों ने 29 अप्रैल 1953 ईस्वी को तिब्बत के संदर्भ में एक समझौता किया और इसी समझौते में पंचशील सिद्धांतों का उल्लेख था। समय समय पर दोनों देशों के नेताओं ने इस समझौते पर विश्वास प्रकट किया। इस वीडियो में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि तिब्बत समस्या की वर्तमान में चर्चा क्यों हो रही है। इसके पश्चात हम तिब्बत की भौगोलिक स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या को समझने के लिए हमें उस क्षेत्र का, उस देश का भौगोलिक ज्ञान रखना आवश्यक होता है। इससे समस्या को समझने में आसानी होती है। इसके पश्चात हम तिब्बत के इतिहास की चर्चा करेंगे। किसी भी समस्या को समझने के लिए उसके इतिहास को जानना आवश्यक होता है। इससे हमें समस्या को समझने में आसानी होती है। इतिहास को समझकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के संदर्भ में अपनी सही नीति बना सकते हैं। इसके पश्चात इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि कैसे साम्यवादी चीन ने तिब्बत पर अपना दावा प्रस्तुत किया, कैसे तिब्बत पर अपना अधिकार किया, और उसके बाद हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि भारत ने तिब्बत पर चीन के आधिपत्य को क्यों स्वीकार किया, संधि की कौन कौन सी शर्तें थीं, भारत ने क्या खोया क्या पाया, इस प्रकार की बातें हम करेंगे। तत्पश्चात वर्तमान की स्थिति क्या है, वर्तमान में तिब्बत की क्या स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत के बारे में किस प्रकार की चर्चा हो रही है, और भारत की हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में जो तिब्बती निर्वासित सरकार रह रही है उसका क्या मानना है, तमाम बिंदुओं की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इस वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि तिब्बत के संदर्भ में भारत ने जो नीति अपनाई, नेहरू जी ने जो नीति अपनाई, क्या वह सही थी। तिब्बत समस्या चर्चा में क्यों। जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत के लद्दाख क्षेत्र में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत एवं चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। दोनों देशों की सेनाओं के मध्य गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प भी हो चुकी है, जिसमें हमारे 20 जवान मातृभूमि पर लड़ते लड़ते शहीद हो चुके हैं। इसको लेकर मीडिया में और समाचार पत्रों में अक्सर तिब्बत समस्या की बात उठती है। कुछ विचारकों का ये मानना है कि यदि तिब्बत के संदर्भ में भारत ने जो नीति अपनाई है, तिब्बत के अधिग्रहण को भारत ने जो स्वीकार किया था नेहरू जी के समय में, यदि ऐसा न होता तो शायद इस प्रकार की समस्या भारत में नहीं होती। दूसरा चर्चा का जो बिंदु है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कांग्रेस में एक बिल लाया गया है लॉ मेकर स्कॉट पेरी के द्वारा। इसमें ये कहा गया कि तिब्बत जो चीन का ऑटोनमस रीजन है, स्वायत्त क्षेत्र है, उसे एक पृथक और स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी जाए। यदि ऐसा होता है तो वास्तव में ये तिब्बत को लेकर के अमेरिका की एक बहुत बड़ी नीतिगत परिवर्तन की बात होगी, जिसके प्रभाव अत्यंत दूरगामी होंगे। तिब्बत की भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए मानचित्र का अध्ययन आवश्यक होगा। तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है। यह एक पठारी क्षेत्र है जिसकी औसत ऊंचाई
लगभग 4,500 मीटर या 14,800 फीट है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड या विश्व की छत भी कहते हैं। इसके पश्चिम में भारत के लद्दाख और कश्मीर राज्य आते हैं। दक्षिण में हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं तथा नेपाल और भूटान राज्य स्थित हैं। भारतीय राज्यों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश भी आते हैं। मध्य में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी इसकी सीमा से लगते हैं। उत्तर में चीन का सिक्यांग प्रांत आता है। अब हम तिब्बत के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तिब्बत पर आरंभ से ही, प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म का प्रभाव था और धीरे धीरे पूरे तिब्बत पर बौद्ध लामाओं का शासन स्थापित हो जाता है। बौद्ध लामाओं का शासन लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी से शुरू होता है। बौद्ध लामाओं के शासनकाल में भारत में राज्य कर रहे डोगरा राजवंश, जिसका शासन जम्मू कश्मीर में था, उनसे संघर्ष होता है और दोनों के मध्य संघर्ष के पश्चात, जिसमें डोगरा राजवंश विजयी होता था, लद्दाख में लद्दाख और तिब्बत के मध्य सीमा रेखा निर्धारित हो जाती है। लेकिन जब अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित होता है तो ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधि और तिब्बत के प्रतिनिधि के मध्य 1914 ईस्वी में शिमला संधि होती है। इस संधि में ल्हासा में भारतीय एजेंट के नियुक्त करने की बात थी। इसके साथ साथ ज्ञानतसे यातुंग में व्यापारिक चौकियां स्थापित हुईं और ज्ञानतसे में सैनिक दस्ता भी स्थापित करने की छूट प्राप्त हुई ब्रिटिश भारत को। इस प्रकार से अनेक सुविधाएं भारत को प्राप्त हुई तिब्बत के संदर्भ में। दूसरी ओर तिब्बतियों का नेपाल से भी संघर्ष चल रहा था। नेपाल के गुरखाओं ने तिब्बतियों को परास्त किया और परिणाम स्वरूप उन्हें तिब्बतियों को हर्जाने के रूप में प्रतिवर्ष भारी मात्रा में नेपाली रुपया देना पड़ता था। विवश होकर के तिब्बत के लामाओं ने चीन के मंचू राजवंश से सहायता की याचना की। मंचू राजवंश ने तिब्बत की सहायता तो अवश्य की और नेपाली प्रभुत्व से उन्हें मुक्त भी दिलाया, किंतु धीरे धीरे मंचू शासन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। किंतु 1911 की राज्य क्रांति के बाद जब मंचू शासन समाप्त हो जाता है, मंचू राजवंश का शासन समाप्त हो जाता है, तो तिब्बत ने 1912 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। तिब्बत और उस पर साम्यवादी चीन का प्रभुत्व। जैसा आप सभी जानते होंगे कि चीन में 1920, 1930 और 1940 के दशक में गृह युद्ध की स्थिति विद्यमान थी। एक ओर चियांग काई शेक के नेतृत्व में राष्ट्रवादी दल था, तो दूसरी ओर माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी दल था। इस गृह युद्ध में अंततः साम्यवादियों की विजय होती है और 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक चीन की स्थापना होती है। जैसा उल्लेख किया जा चुका है कि साम्यवादी चीन का नेतृत्व माओ त्से तुंग कर रहा था। माओ त्से तुंग की नीति विस्तारवादी थी। तिब्बत के संदर्भ में उसका मानना था कि तिब्बत एक हथेली के रूप में है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश उसकी अंगुलियां हैं। अपनी इसी नीति के अनुकूल माओ त्से तुंग के नेतृत्व में PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीनी सेना ने 1 जनवरी 1950 ईस्वी को
तिब्बत पर आक्रमण किया और तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत पर साम्यवादी चीन का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तिब्बत पर चीन के कब्जे का भारत ने आरंभ से ही विरोध किया, लेकिन चीन ने इसको स्वीकार नहीं किया। चीन ने कहा कि भारत साम्राज्यवादी देशों के प्रभाव में है, भारत साम्राज्यवादी देशों का पिछलग्गू है। इस प्रकार की बातें चीन ने की, किंतु बदली हुई परिस्थितियों में भारत सरकार ने चीन से वार्ता कर लेना ही उचित समझा। परिणाम स्वरूप 29 अप्रैल 1953 ईस्वी को भारत और चीन के मध्य तिब्बत को लेकर के एक संधि होती है। इस संधि के माध्यम से भारत ने तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और बदले में भारत को कुछ सुविधाएं प्रदान की गईं। जैसे भारत को तिब्बत में व्यापार एजेंसियां स्थापित करने का अधिकार दिया गया, तीर्थयात्रियों एवं अन्य नागरिकों को तिब्बत की यात्रा का अधिकार दिया गया और साथ ही साथ भारत यातुंग और ग्यांत्से से अपनी सैनिक चौकियां हटाने के लिए सहमत हो गया। भारत चीन संधि का भारत की संसद में तीव्र विरोध हुआ। विपक्ष ने इसकी कटु आलोचना की। तिब्बत पर चीन की सार्वभौमिकता को स्वीकार करने की भारतीय नीति की संसद में विपक्षी पार्टियों ने घोर आलोचना की, कटु आलोचना की। लेकिन नेहरू ने तिब्बत नीति को पूर्णतया उचित ठहराया और उनके अनुसार तिब्बत पर पहले से ही चीन का सार्वभौमिक अधिकार था और ब्रिटिश शासन तक ने भी इसे चुनौती नहीं दी थी। जब तक चीन दुर्बल और अविकसित था तब तक उसने अधिकार का उपयोग नहीं किया, पर एक नई महाशक्ति के रूप में उभरने के पश्चात वह कैसे किसी अन्य देश की सेनाएं तिब्बत में रहना सहन कर सकता था। इसलिए तिब्बत से सम्मानपूर्वक हट जाना ही उचित था और इस प्रकार तिब्बत को लेकर के दोनों देशों के मध्य जो संधि हुई वह अनवरत जारी है। 1954 ईस्वी में जब चाउ एन लाई चीन के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की तो पुनः दोनों देशों ने तिब्बत संधि पर अपनी निष्ठा प्रकट की। लेकिन थोड़े समय पश्चात एक घटनाक्रम होता है, तिब्बत में विद्रोह शुरू हो जाता है और विद्रोह के परिणाम स्वरूप दलाई लामा भारत में शरण लेते हैं। चीन ने इसको शत्रुतापूर्ण कार्य माना, चीन के विरोध में कार्य माना और परिणाम स्वरूप उसने सीमा पर विवाद उत्पन्न कर दिया और जिसका परिणाम हुआ 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध, जिसमें भारत की करारी पराजय होती है और दोनों देशों के मध्य संबंध अपने निम्नतम बिंदु पर आ जाते हैं। दोनों देशों के मध्य डिप्लोमेटिक रिलेशन समाप्त हो जाते हैं। किंतु पुनः जब 1976 ईस्वी में दोनों देशों के मध्य डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू होते हैं तो भारत ने तिब्बत के संदर्भ में वही नीति जारी रखी। जैसे 2003 ईस्वी में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा पर गए तो उन्होंने तिब्बत को चीन का क्षेत्र स्वीकार किया। 2005 में जब चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ भारत की यात्रा पर आए तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तिब्बत को चीन का स्वायत्त क्षेत्र स्वीकार किया। तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को तिब्बत ने कभी स्वीकार नहीं किया। तिब्बत में अनेकों बार विद्रोह हुए लेकिन चीन ने उन्हें कठोरता से दबा दिया। दलाई लामा ने भारत में शरण ले रखी थी और यहीं से उन्होंने तिब्बत की निर्वासित सरकार का प्रतिनिधित्व किया। 2002 में दलाई लामा से चीन की वार्ता शुरू हुई लेकिन ये वार्ता बेनतीजा रही। 2008 ईस्वी में तिब्बत में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ लेकिन चीन की साम्यवादी सरकार ने
उसका बड़ी ही कठोरतापूर्वक दमन कर दिया और अनेक प्रतिबंध लगा दिए। यहाँ तक कि विदेशी पत्रकारों को तिब्बत के क्षेत्र में जाने से मना कर दिया। जहाँ तक वर्तमान स्थिति की बात है, जैसा आप सभी जानते हैं कि तिब्बत में बौद्ध लामाओं का शासन चला आ रहा था। उसी परंपरा में 14वें दलाई लामा, जो कि भारत में धर्मशाला में रह रहे हैं, उन्होंने अपने सारे राजनीतिक अधिकारों को 2011 में त्याग कर दिया और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक तरीके से डॉक्टर लोब्सांग सांगे को तिब्बत के निर्वासित सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जहाँ तक तिब्बत के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति का प्रश्न है, तो ये कहा जा सकता है कि आरंभ से ही भारत ने साम्यवादी चीन के प्रति मैत्रीपूर्ण सहयोग एवं शांतिपूर्ण अस्तित्व के सिद्धांत का अमल किया, लेकिन बदले में चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया। नेहरू ने अपनी विदेश नीति में विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग, आदर्शवाद, अंतर्राष्ट्रीयतावाद, गुटनिरपेक्षता जैसे सिद्धांतों पर बल दिया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने आदर्शवाद एवं अंतर्राष्ट्रीयता पर ज़्यादा बल दिया और उसके स्थान पर उनकी विदेश नीति में यथार्थवाद की कमी थी। उन्होंने भारत चीन के संबंधों को ठीक से नहीं समझा और साथ ही ऐसा लगता है कि नेहरू जी ने विदेश नीति में सामरिक शक्ति के महत्व को भी नहीं समझा, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारी सेनाएं चीन की सेनाओं के समक्ष टिक नहीं पाईं। यदि पूर्ववर्ती ब्रिटिश सरकार के समान तिब्बत को बफर स्टेट, मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा जाता, बफर स्टेट का यहाँ आशय ये है कि दो बड़े शक्तिशाली राज्यों के मध्य एक छोटा कमज़ोर राज्य का होना, तो अगर तिब्बत आज वर्तमान में एक बफर स्टेट के रूप में होता, तो वर्तमान में भारत और चीन के मध्य जो सीमा विवाद चला आ रहा है, शायद ऐसा ना होता।